Hello, good morning all of you. Now, chapter number 11, Life in Temperate Grasslands, class 7th in geography. Class 7th geography, chapter number 11, Life in Temperate Grasslands. यानी घास के जो मैदान हैं टेम्परेट यानी न जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस तरीके के जो घास के मैदान है वहाँ के जीवन के बारे में हम इस चैप्टर में इस चैप्टर में वहाँ की लाइफ के बारे में हम जानेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम कम ऑन चैप्टर. क्या कह रहे हैं? इफ़ वी लुक एट द डायग्राम ऑफ द हीट जोन्स गिवन अबव वी कैन सी दैट द रीजन्स विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट. कह रहे हैं अगर हम ऊपर दिए गए डायग्राम को देखते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे रीजन्स को देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल, ये आपका इधर का आर्कटिक सर्किल हो गया, ठीक है. तो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाली आपकी लाइन होती है, ठीक है. इसके इधर वाली लाइन जो है ये आपका येलो पोर्शन, और ये जो येलो पोर्शन है ये जो है आपका मॉडरेट यहाँ का टेम्परेचर रहता है, क्योंकि यहाँ की सनलाइट जो है ज़्यादा तेज़ यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है. वही चीज़ में कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन की हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन की, ये हाफ पार्ट हुआ है, ये नॉर्थ की है, ये आपकी साउथ की डायरेक्शन है. तो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वहाँ के आर्कटिक सर्किल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्किल में सदर्न हेमिस्फीयर में रिसीव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट. इतने पोर्शन में दोनों तरफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इन दोनों जगहों पर जो है सबसे कम सूरज की रोशनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा यहाँ सूरज की सनलाइट नहीं आती है. फिर कह रहे हैं दीज रीजन्स आर नोन एज द टेम्परेट जोन. इन रीजन्स को, इन एरियाज़ को टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है. द रीजन्स विच लाई इन द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. अब ऐसे एरियाज़ जो कि टेम्परेट जोन में आते हैं वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, यानी न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडी पड़ती है. इन सच टाइप ऑफ क्लाइमेट देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ टॉल ट्रीज. इस तरीके की जलवायु में या मौसम में बहुत लंबे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति रहती है. बट वास्ट ग्रासलैंड्स, लेकिन बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं. आर फाउंड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. महाद्वीप जो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं, येलो पोर्शन में जितने भी महाद्वीप पाए जाते हैं, आपके कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, उनमें जो घास के मैदान होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर्स में, यानी अंदरूनी जो जगह होती हैं, बीच के जो एरियाज़ होते हैं इनके, ये बीच के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, इंटीरियर्स में बहुत बड़े बड़े घास के मैदान या ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. द प्रेरीज एंड द वेल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स. प्रेरीज और वेल्ड जो ग्रासलैंड्स हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं. फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स रिस्पेक्टिवली. प्रेरीज जो आपके हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं और जो वेल्ड आपके हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं. यानी नॉर्दर्न जो है आपका ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसमें आपके प्रेरीज ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, और ये वाला जो आपका एरिया है इसमें वेल्ड ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दीज टू ग्रासलैंड्स. इस चैप्टर में है हम प्रेरीज और वेल्ड के लोगों के लाइफ के बारे में जानेंगे. तो आ जाइए, सबसे पहले लोकेशन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, लोकेशन जानेंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन रीजन्स लाइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन 30 डिग्री एंड 55 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर्स. टेम्परेट जो आपके ग्रासलैंड्स हैं ये जिन एरियाज़ में पाए जाते हैं वो इक्वेटर से 30 डिग्री से 55 डिग्री की लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर्स में. दीज रीजन्स आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ये जो एरियाज़ होते हैं ये ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ठंडे होते हैं. एंड रिसीव प्रेसिपिटेशन मोस्टली इन विंटर्स. और जाड़ों में ही ज़्यादातर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या बर्फबारी होती है. दे आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. विश्व में अलग अलग नामों से ये अलग अलग हिस्सों में जाने जाते हैं. कैन यू टेल देयर नेम्स. क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? इनको सर्च करिएगा कि घास के मैदानों को और देशों में किस नाम से जाना जाता है. सबसे पहले प्रेरीज की बात करेंगे. प्रेरीज ग्रासलैंड्स, जो ग्रासलैंड्स ही इनको प्रेरीज के नाम से जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो प्रेरीज आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लेवल और जेंटली रोलिंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स फाउंड इन द सेंटर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. प्रेरीज जो है बहुत बड़े बड़े स्ट्रेच ऑफ लेवल, यानी बहुत दूर दूर तक जहाँ ज़मीन दिखाई देती है,
या जेंटली रोलिंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी बहुत ही थोड़ी सी उसमें ढलान दिखाई देती है। इस तरीके के घास के मैदान सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बीच के हिस्सों में पाए जाते हैं। द प्रेरीज रीजन एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ। लोकेशन देखेंगे, घास के मैदान ये जो प्रेरीज हैं ये कनाडा में मेक्सिको के नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ अमेरिका के साउथ तक पाए जाते हैं। रीजन इज़ बाउंड इन द वेस्ट बाई द रॉकी माउंटेन्स। वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ही रॉकी माउंटेन्स हैं, यानी पथरीले पहाड़ हैं। ईस्ट डायरेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं और एपेलेचियन हाईलैंड्स भी मौजूद हैं। एपेलेचियन हाईलैंड्स यानी ऊंची ज़मीनें, या कह लो जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो आपके एपेलेचियन हाईलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं कनाडा में। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ द प्रेरीज अबाउट 6000 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है प्रेरीज की कनाडा में, वो 6000 किलोमीटर तक घास के मैदान फैले हुए हैं, जबकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 2000 किलोमीटर तक हैं। प्रोविंसेस ऑफ एल्बर्टा, मैनिटोबा, सास्कचेवान एंड ओंटेरियो कम अंडर द कनाडियन प्रेरी रीजन। अब प्रोविंसेस यानी स्टेट्स, जो राज्य हैं कनाडा के, उसमें एल्बर्टा, मैनिटोबा, सास्कचेवान, ओंटेरियो ये कनाडियन प्रेरी रीजन में आते हैं। यानी कनाडा का जो प्रेरी का घास के मैदान है वो इन राज्यों में पाए जाते हैं। यूएसए की बात करेंगे तो घास के मैदान यानी प्रेरीज जो हैं वो नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, नेब्रास्का और लोवा में पाए जाते हैं। लैंड देखिए यहाँ की, द लैंड ऑफ द ग्रासलैंड्स इज जनरली, यहाँ की ज़मीन जो है वो सामान्य तौर पर फ्लैट ही पाई जाती है, समतल ज़मीन होती है एंड अनड्यूलेटिंग, उबड़ खाबड़ नहीं होती है। इट ग्रेजुअली राइजेज एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। धीरे धीरे ये ज़मीन राइज होती रहती है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है जब हम ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। प्रेरीज के जो नॉर्दर्न हिस्से हैं वो स्लोपी हैं, आर्टिक ओशन की तरफ जो कि ढलान उनकी गई है, जबकि जो सदर्न हिस्सा है इन ढलानों का वो मैक्सिको की खाड़ी की तरफ बढ़ता है। देयर आर प्लेटूज़ एंड लो हिल्स टुवार्ड्स द साउथ। बहुत सारे प्लेटूज़ हैं यानी पथरीले पहाड़ हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं साउथ डायरेक्शन में। यूएसए में जो प्रेरीज हैं आर वाटर्ड, उनमें जो नदियाँ होकर के गुजरती हैं उसमें मिसिसिपी, मिसूरी, ओहियो और डकोटा नदियाँ हैं। कनाडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द रिवर सास्कचेवान एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कनाडा के जो घास के मैदान हैं या प्रेरीज हैं वहाँ पे जो नदियाँ ड्रेन करती है, यानी जो नदी वहाँ से होकर के गुजरती है या बहती है, उसे सास्कचेवान और इसकी सहायक नदियाँ इसको ड्रेन करती हैं। क्लाइमेट, जलवायु देखिए, मौसम देखिए। द प्रेरीज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट एज द रीजन इज़ फार अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। प्रेरीज का जो एक्सपीरियंस है क्लाइमेट के मामले में, इज़ फार अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, वो समुद्र से बहुत ही दूर है, यानी सी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। द समर्स और हॉट, गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और जाड़े बहुत ही ज़्यादा ठंडे पड़ते हैं। नॉर्दर्न पार्ट इज़ ओपन टू कोल्ड पोलर विंड्स। नॉर्दर्न जो हिस्सा है यहाँ पर ध्रुवीय हवाएं, यानी ध्रुवीय जो इलाके हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जो हवाएं हैं वो यहाँ पर आती हैं। एंड दस द विंटर टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए जाड़ों का जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो जमने के पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। स्नोफॉल इज़ एक्सपीरियंस्ड इन विंटर्स, बर्फबारी यहाँ जाड़ों में होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ अबाउट 50 सेंटीमीटर। सालाना जो यहाँ पर औसत बारिश है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। विच अकर्स मोस्टली इन समर्स, जो कि ज़्यादातर गर्मियों में ही पड़ती है। लोकल वार्म विंड, यानी यहाँ की एक स्थानीय गर्म हवा है जिसे चिनूक के नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्वी ढलानों से यानी ईस्टर्न स्लोप से रॉकी माउंटेन्स की तरफ आती हैं। रेजिंग विंटर टेम्परेचर इन दिस रेंज, जिसकी वजह से जाड़ों का जो टेम्परेचर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठ जाता है, यानी घटने लगता है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगली जीवन, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके के यहाँ पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी घास पाई जाती है, श्रब्स, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। नदियों के पास की जो घाटियाँ हैं, वैलीज़ हैं, वहाँ पर झीलों के किनारे हैं। एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स, पहाड़ी ढलानों पर पेड़ पाए जाते हैं जैसे कि विलो, ऑल्डर्स और पॉपुलर्स, ये सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। जंगली जानवरों की बात करेंगे तो प्रेरीज इंक्लूड्स बिसॉन, बैजर्स, कोयोटे, प्रेरी डॉग्स, एंटीलोप्स, ये हिरन की प्रजाति है आपकी, जैक रैबिट, रैटल स्नेक, ये सारे यहाँ जानवर पाए जाते हैं। बर्ड्स में आउल, गोल्डन ईगल, हॉक्स, पैकन्स और कोयल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ बिसॉन की ना रोकी जाने वाला जो इसका शिकार है, इसकी वजह से इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। रेंडरिंग देम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, और यहाँ तक कि वो गायब होने की कगार पर पहुँच गए हैं।
इकोनॉमी देखिए, लोग यानी पैसा यहाँ कैसे कमाते हैं, खर्चा पानी कैसे चलता है, बिजनेस वगैरह क्या है। बिफोर द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस के आने से पहले द प्रेरीज वर होम टू नेटिव अमेरिकन इंडियंस। ये प्रेरीज घास के मैदान इंडियन और अमेरिकन्स के मिले जुले लोग यहाँ पर रहते थे। हु लिव्ड बाई हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, जो कि अपना जीवन शिकार करके और फूड को इकट्ठा करके करते थे। यूरोपियन सेटल डाउन एंड ट्रांसफॉर्म द ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड। उसके बाद यूरोपियन यहाँ पर रहने लगे, बस गए और यहाँ के घास के मैदानों को खेती करने लायक ज़मीन में बदल दिया। द पीपल लिविंग इन प्रेरीज आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लोग इन जो कि प्रेरीज में रहते हैं वो हमेशा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड माइनिंग, यानी खेती करना, जानवरों का पालन पोषण करना और खुदाई करना या ज़मीन से खनन करना, ज़मीन से चीज़ों को निकालना। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन। खेती करना बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है यहाँ के एरिया का। प्रेरीज आर राइटली नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए प्रेरीज घास के मैदानों को अनाज का गोदाम कहा जाता है, विश्व का अनाज का गोदाम कहा जाता है। ग्रेनरी मतलब अनाज का गोदाम, वर्ल्ड मतलब विश्व का, यानी संसार का अनाज का गोदाम प्रेरीज को कहा जाता है। फैक्टर्स दैट फेवर एग्रीकल्चर इन द रीजन आर एज फॉलोज। अब ऐसे फैक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं वो आपको नीचे बताए गए हैं। वेल ड्रेन्ड प्लेन्स फैसिलिटेट मैकेनाइज्ड लार्ज स्केल फार्मिंग। अच्छे तरीके से पानी को सोखने वाले मैदान से यहाँ पर बड़े बड़े मशीनों से खेती करना आसान हो गया है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर मैकेनाइज यानी मशीनों का इस्तेमाल करके खेती की जाती है। मेल्टिंग स्नो एंड रेनफॉल प्रोवाइड मॉइस्चर टू द ऑयल। पिघली हुई बर्फ़ और बारिश की वजह से मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद रहती है। डार्क ब्राउन सॉयल, बहुत ही गहरे रंग की जो यहाँ पर मिट्टी है वो खाद में बहुत ही ज़्यादा रिच है और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यानी यही सड़ी गली पत्तियाँ, पेड़ पौधे जो आपकी मिट्टी में सड़ जाते हैं, इससे हमारी ह्यूमस बनता है यानी खाद बनती है। वीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। गेहूँ जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि यहाँ पर उगाई जाती है। दूसरी फसलों में यहाँ पर कॉर्न है, ओट्स है, बार्ले है, राई, पोटैटो, फ्लैक्स और ऑयल सीड्स हैं। फॉडर क्रॉप्स में यानी भूसे की घास या चारे की फसल में यहाँ अल्फ़ा नाम की घास उगाई जाती है। अल्फ़ा ये जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है घास। द फार्मर्स हेयर ओन वेरी लार्ज फार्म। यहाँ पर किसानों के खुद के बहुत बड़े बड़े फार्म हैं यानी खेत हैं या कह लो ज़मीनें हैं। फार्म्स आर मैनेज बाई अ फार्मर। इन फार्म्स का जितना भी मैनेजमेंट होता है वो किसान के हाथ में होता है और उसका परिवार भी इसकी देखरेख करता है। एंटायर प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, पूरी की पूरी जो खेती करने की प्रोसेस है उसमें प्लोइंग यानी खेतों की जुताई करना, सीडिंग उसमें बीज बोना, हार्वेस्टिंग काटना, थ्रेशिंग झाड़ना और फिर पैक करना, ये सारी प्रोसेस फार्मिंग की होती है। इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसमें केवल मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर यानी फसल को काटने की मशीन जो होती है बहुत ही बड़ी मशीन होती है। दैट रीव्स जो कि काटती है, थ्रेशेस झाड़ती है और सैक्स व्हीट और गेहूं को भरती है इन अ सिंगल ऑपरेशन, एक ही बार में काटती भी रहती है, छाँटती भी रहती है और पैकिंग भी करती है। इस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल जो कि कंबाइन हार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है का इस्तेमाल इस खेती में किया जाता है। ये देखिए कंबाइन हार्वेस्टर आपको दिखाया जा रहा है। फार्मर यूजिंग कंबाइन हार्वेस्टर इन इज व्हीट फील्ड। गेहूं के खेत में ये कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कंटूर प्लोइंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग आर प्रैक्टिस्ड हियर टू मेंटेनिंग द फर्टाइल ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। साइंटिफिक मेथड्स यानी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके खेती करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स यानी अलग अलग तरीके की फसलों को उगाना एक ही ज़मीन के ऊपर। कंटूर प्लोइंग हो गई आपकी, जिसे कहते हैं सीढ़ीदार खेती करना। स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं आपकी जो ग्रीन हाउस आपके बनते हैं जहाँ पर छाई में या शेड में रखने वाले पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। आर प्रैक्टिस ढेर वो यहाँ पर किए जाते हैं जिससे कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन, और मिट्टी कटने ना पाए, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह भागने ना पाए, इसलिए लगातार यहाँ फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक फसल काटी तुरंत दूसरी उगा दी वहाँ पर। अनदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ कैटल रियरिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी में दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कैटल रियरिंग है, यानी पालतू जानवरों को यहाँ पालन पोषण किया जाता है। इट इज़ कैरीड आउट इन वेस्टर्न पार्ट, ये पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा किया जाता है। एज द रीजन इज़ लेस फर्टाइल, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही कम उपजाऊ है। एंड हिली और पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में खेती करना पॉसिबल नहीं है। कैटल आर रियर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, पालतू जानवरों का इस्तेमाल मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, बटर से मक्खन बनाने के लिए, चीज़ पनीर बनाने के लिए और जानवरों से मीट निकालने के लिए या गोश्त निकालने के लिए, मांस निकालने के लिए कैटल का इस्तेमाल किया जाता है या उनको पाला जाता है।
मवेशी, कैटल का मीनिंग होता है मवेशी या पालतू जानवर। कैटल आर रियर्ड इन लार्ज फार्म्स, जानवरों का पालन पोषण बहुत बड़े बड़े फार्म्स में किया जाता है जिन्हें रैंचेस कहा जाता है। द रैंचेस आर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स, ये रैंचेस खुद में आत्मनिर्भर यूनिट्स होती हैं। आत्मनिर्भर यानी जानवरों का यहीं पे पालन पोषण किया जाता है और यहीं पर उनके लिए फसलों का भी उत्पादन किया जाता है जिससे कि उनको चारा खिलाया जा सके। और वहीं पे इन्हीं रैंचेस में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कारखाने लगा दिए जाते हैं जिनमें मिल्क, बटर, चीज़ और मीट जैसी चीज़ों को तैयार किया जाता है। द मेन वर्कर्स ऑन अ रैंच आर द काउ बॉयज़ हु हर्ड द कैटल ऑल द ईयर राउंड। यहाँ पे जो मुख्य वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं किसी रैंच के ऊपर, उन्हें काउबॉयज के नाम से जाना जाता है, जो कि कैटल को हर्ड करते हैं यानी पालतू जानवरों को पालते हैं पूरे साल भर। डेयरी फार्मिंग बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पैसिफिक कोस्ट। डेयरी फार्मिंग यानी मिल्क से प्रोडक्ट बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरीके की जो बेल्ट है यानी जो फैक्ट्रीज़ लगातार लगी हुई हैं कंटिन्यूसली, वो बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेट लेक से पैसिफिक कोस्ट तक फैली हुई हैं। कनाडा एंड द यूएसए टुगेदर आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों साथ साथ बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर्स हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी मिल्क, बटर, चीज़ और मीट जैसी चीज़ों को पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करते हैं। द मेन मीट पैकेजिंग सेंटर्स आर शिकागो, कंसास सिटी एंड ओमाहा। मीट के जो मुख्य पैकेजिंग सेंटर हैं वो शिकागो, कंसास सिटी और ओमाहा हैं।